एटॉमिक मास। इस टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है डेफिनेशन, और इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एटॉमिक मास होता क्या है। सबसे पहली बात डेफिनेशन। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, द सम ऑफ, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम, किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को नाम दे रहे होते इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। मसलन मैं यहाँ पे एटम की डायग्राम ड्रा कर रहा था, ये मेरे पास एक एटम है। अब सेंटर के अंदर होता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होती है दो चीज़ें, पहले नंबर है प्रोटॉन और सेकंड नंबर पे न्यूट्रॉन। ये रेड वाला सपोज कर लो प्रोटॉन है, और ये जो ब्लैक वाला बना रहा हूँ ये सपोज कर लो न्यूट्रॉन है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, और ये वाली चीज़ हमारे पास प्रोटॉन है। और ये जो बाहर सर्कल से लगाया है इसको शेल का नाम दे रहे होते हैं या ऑर्बिट का नाम दे रहे होते हैं। ये हमारे पास है शेल, या फिर ऑर्बिट भी दे सकते हैं नाम इसको। और शेल्स में जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पर घूम रही होती है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये बेसिकली हमारे पास एक एटम की स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब किसी भी एटम में देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, इन दोनों को जमा करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब अगर मैं इस एटम को देखता हूं तो इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ओवरऑल इसका एटॉमिक मास होगा 4। मतलब मैं अगर सिंपल बात कहूं, न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, कितने, 1 2 3 4, 4 इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल आसान सी रिप्रेजेंटेशन है। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड ए का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड ए का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। अब 14 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओवरऑल 14 है, सही है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। अच्छा, अब वर्ड पे अगर गौर करोगे ना, वर्ड मैंने लिखा एटॉमिक मास, एटम का मास, एटम का मास। अब एटम का मास मैं सपोज करता हूं, मैं बात करता हूं ह्यूमन मास। मैं अगर अपनी मास की बात करूं, मैं कहता हूं मेरा वजन है 85 किलोग्राम, तो आप कहें जी एटॉमिक मास वर्ड यूज कर रहे हैं, ये पूरे एटम का मास होना चाहिए जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सारी चीज़ें आ रही हैं। आप कह रहे हैं एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये तो बात गलत है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, एटम के मास में इलेक्ट्रॉन भी तो आते हैं। तो एक मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 1836 गुना कम होता है। मसलन मैंने अपना वजन किया, मेरा वजन है 85 किलोग्राम। मैंने ना दूसरी दफ़ा वजन करने गया उसी तराजू पे, मैंने ना अपने साथ ये वाला एक कैप ले लिया। अब इसका वज़न मेरे ख्याल से कोई 5 ग्राम, मैक्सिमम 10 ग्राम होगा। अब जब दोबारा वज़न करूँगा, क्या मेरे वज़न पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं उम्मीद कि उस तराजू पे मेरा वज़न पे कोई फ़र्क पड़े। हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तराजू इस्तेमाल करूँगा तो शायद पड़ जाए, लेकिन इस कैप को ले जाने के बाद मेरे वज़न पे शायद ही कोई फ़र्क पड़े। मेरा वज़न 85 किलोग्राम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे वज़न के मुकाबले में इस कैप का वज़न बहुत कम है, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। सेम बात यहाँ पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वज़न प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वज़न से 1836 गुना कम है, सो हम निगलेक्ट कर दिया। ये एक सिंपल सी बात याद है कि एटॉमिक मास जो वर्ड हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास, उसका मतलब क्या है, एटम का मास। अब हम एटम के मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों ले रहे हैं, इसकी रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, हम निगलेक्ट कर देते हैं। सही है। बेसिकली एटम का सारा मास ना उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास एटॉमिक मास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।